Hello everyone, welcome to your YouTube channel NCERT Adda. So here we have taken class 8 chapter that is atmospheric pressure. ठीक है, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे इस वीडियो अभी तो आप लोग को ये पता है ना कि इस चैप्टर के ऊपर अभी मैंने 5 वीडियोस अपलोड की हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे प्रेशर पढ़ा, प्रेशर इन लिक्विड के बारे में पढ़ा, प्रेशर के एग्जांपल्स पढ़ा, प्रेशर इन लिक्विड को कैसे मेजर करेंगे इसके बारे में पढ़ा, फिर प्रेशर इन एयर के बारे में पढ़ा और प्रेशर इन एयर को कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशंस होते हैं, जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 5 वीडियोस जो अपलोड की हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये जो वीडियो है इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है और 6th वीडियो, मतलब 6th होने के साथ साथ लास्ट वीडियो भी है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आराम से हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब टाइम टू टाइम प्लेस या प्लेसेस पे अगर हम जा रहे हैं तो हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत सारे हम चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम एयर की डेंसिटी को एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। एयर की डेंसिटी जैसे होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैसे वैसे चेंज आता चला जाएगा। ठीक है, तो हम उसके कंपैरिजन में क्या करते हैं, मतलब सी लेवल के रिस्पेक्ट में हम एयर की डेंसिटी को कंपेयर करके चलते हैं ना। जैसे कि क्योंकि एयर में सी लेवल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है एयर की, और सी लेवल के ऊपर भी एयर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। धीरे धीरे क्या होती है कि हाइट पे जब हम बढ़ते चले जाते हैं, हाइट मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं हमें देखने को मिलता है कि वो जो एयर की डेंसिटी है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रही है। बट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो एयर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब कि ये हमको ऐसा नहीं है कि डिक्रीज़ हो रही है तो ऊपर 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 डिक्रीज़ ही होती चलेगी। एट सम पॉइंट हम देखेंगे कि वो इंक्रीज़ भी हो रही है, फिर डिक्रीज़ भी हो रही है, इंक्रीज़ भी हो रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड द क्वान्टिटी ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर्स की क्वांटिटी प्रेजेंट है, मतलब कितने ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हमारे एयर में, उसके ऊपर या जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आप कह सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होते रहते हैं। अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर देखिए अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर आपका बढ़ रहा है, जो डेंसिटी होगी, ठीक है, डेंसिटी जो होगी एयर की वो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, एयर की डेंसिटी क्या करेगी, वो डिक्रीज़ करेगी। तो वही यहाँ, लेकिन अगर जो डेंसिटी है एयर की डिक्रीज़ है मतलब कम है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में कहीं ना कहीं टेम्परेचर राइज़ किया है। ठीक है, मतलब कि मॉइस्चर हमारे एयर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक क्या होगा, वो कम होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ है कि जो डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर इज़ लेस देन दैट ऑफ द ड्राई एयर। तो जो डेंसिटी बताई गई है, डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जो डेंसिटी है ना वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो डेंसिटी है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, डिक्रीज़ करती चली जाती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब एयर में वाटर वेपर्स के कंटेंट की बात हो रही है, कितना वाटर वेपर्स कंटेंट ज़्यादा है। अगर वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होगा ना तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही यहाँ पर बताया गया है। ये इतना आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में, कि डेंसिटी अगर आपके टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक मतलब वाटर वेपर्स अमाउंट आपके एयर में ज़्यादा हैं, ठीक है, जो एयर की क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स एयर में अगर ज़्यादा हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ गया है, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज्ड है, तो जो डेंसिटी होगी एयर की, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी। तो एटमॉस्फेयर भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक, अगर जो आपका अगर बात की जाए, अगर डेंसिटी एयर की
डिक्रीज़ है, मतलब अगर आपकी डेंसिटी एयर की डिक्रीज़ है मतलब कम है, तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ किया होगा, जो आपका टेम्परेचर है इंक्रीज़ किया होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ किया होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे एयर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक क्या करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा ना, वही चीज़ जो बताया। तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी जब अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, और डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज़ करेगी अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होता है, बाय द चेंज इन द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स या जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, उस पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंडेंट करता है। एंड दिस कॉस्ट चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, इसी की वजह से हमारे एयर की डेंसिटी में चेंजेस आते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, सी लेवल से, मान लीजिए ये सी लेवल है, इसके ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड पे हम बढ़ते चले जाते हैं, हम देखेंगे जो हाइट होगा एयर कॉलम का वो डिक्रीज़ करता चला जाएगा। अगर एयर कॉलम का हाइट डिक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब है जो थर्स्ट, मतलब जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा एयर कॉलम का, वो भी डिक्रीज़ होगा। नहीं समझ रहे ना? तो जब एयर कॉलम डिक्रीज़ कर रहा है, जो थर्स्ट एक्सर्ट कर रहा है या जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एयर कॉलम वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम। ठीक, तो बस यही है कि डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीजेस। ऐसा नहीं है कि वो केवल इंक्रीज़ ही करेगी। जैसे जैसे अगर हम सी लेवल के ऊपर जाते जाते हैं, मान लीजिए सी लेवल है, इसके ऊपर अगर हम जाते जाते हैं तो हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड दिस डिक्रीज इन डेंसिटी विद द ऑल्टीट्यूड इज नॉन लीनियर। ये क्या है? नॉन लीनियर है। ठीक है, और हम कैसे नापते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये चेंजेस आ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की हाइट क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी? समझ में आ रहा है ना? आपको पता है जब हम माउंट एवरेस्ट का जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है पता है आप लोग को? 30% है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज़ 30%। इसका मतलब हाइट ऑफ एयर कॉलम कम हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो क्या है कि जैसे जैसे कि बताई गई है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज ड्यू टू द weight of the air above it, weight of the air above it, therefore the pressure will be decreased as we go higher above the sea level। वही जो मैंने बताया, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एट अ प्लेस इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ अबव, जितना एयर का वेट है उसके ऊपर में, तो ये हम कैसे कर पाते हैं? जैसे therefore the pressure will be decreased, जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते जाते हैं। तो वही बताया गया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसी भी प्लेस का, तो वो हमें पता लगता है कि कितना वेट ऑफ एयर वहाँ पर है। ठीक है, तो और वो कैसे पता लगेगा? तो वो हमें ऐसे पता लगता है कि सी लेवल के ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज़ होता चला जाता है, तो उससे हम कंपेयर कर ले जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। जैसे हम जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, मतलब ऊपर हम चढ़ते चले जाएंगे, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। बट हमें ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, मतलब हमें चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं हर जगह जगह पे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जैसे हम, अगर मैं आप लोगों को बैरोमीटर का यूज़ बताऊं तो मैं आपको बताती हूं कि जैसे अगर मान लीजिए बैरोमीटर से हम कैसे वेदर फोरकास्ट हम कैसे कर पाते हैं, ऐसे मान लीजिए अगर मरकरी की हेल्प से, मतलब मरकरी या तो राइज़ करेगा या तो फिर डाउनफॉल उसका होगा, तब हम बता पाते हैं कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर है। तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि डाउनफॉल होगा मरकरी का, तब हम कैसा टेम्परेचर रहेगा आने वाले समय में, या राइज़ करेगा तो कैसा रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर
मर्क्यूरी में सडन फॉल हमें देखने को मिलेगा, मतलब अगर अचानक से उसमें हमें मर्क्यूरी में फॉल देखने को मिलेगा, अचानक से सडन फॉल अगर हमें देखने को मिलेगा, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आंधी या तूफान आने वाली है या कोई साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है अगर सडन फॉल हो जाता है मर्क्यूरी में। बैरोमीटर की बात हो रही है जिससे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। अब अगर धीरे धीरे हमारे उसमें किसमें क्या कहते हैं, मर्क्यूरी में धीरे धीरे सडन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो फॉल हो रही है, नीचे नीचे आती चली जा रही है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमें हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इंक्रीज़ कर जाएगा। क्या करेगा? मॉइस्चर इंक्रीज़ कर जाएगा। मॉइस्चर इंक्रीज़ कर देगा तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एयर वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ अब क्या होगा, अब इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि मॉइस्चर आने वाले समय में ज़्यादा होने वाला है। अब क्या है कि अगर एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ हमें देखने को मिला, मतलब अगर हम थोड़ा सा धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मर्क्यूरी का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब तब इसका मतलब है कि मॉइस्चर में धीरे मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि आने वाला समय जो होने वाला है उसमें ड्राई वेदर हमें देखने को मिलेगा। ड्राई वेदर का मतलब है कि थोड़ा सा सूखा, मतलब सूखा ड्राई वेदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मर्क्यूरी में सडन राइज देखने को मिलेगा, सडन राइज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सडन राइज का मतलब अचानक से उछाल आ जाए उसमें, मतलब अचानक से मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जा रहा है। ठीक है, अचानक से, तो इसका मतलब है कि बहुत ही एक्सट्रीम ड्राई वेदर जो डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा जो एकदम ड्राई वेदर हो जाता है ना, एकदम रूखा रूखा एकदम बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है ड्राई वेदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरीके से हम देख पाते हैं। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। ठीक, इस तरीके से हम नाप सकते हैं। ठीक है, अब है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो पहली बात तो हमारी बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो जैसे वी ऑल नो कि आर बॉडी एंड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, हमें पता है ना कि हमारी बॉडी या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल्स के बने हुए हैं ना, और उनके अंदर में कहीं ना कहीं क्या है, फ्लूइड्स है जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है ना, क्योंकि फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। तो जो एयर है एंड द अदर लिक्विड्स है दे इनसाइड आर बॉडी दे एक्सर्ट्स आउटवर्ड प्रेशर। जो हमारे अंदर में जो बॉडी में मान लीजिए हमारी जो बॉडी है वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। ठीक है, आउटवर्ड प्रेशर लगा रही होती है, और अब बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो क्या होता है कि हमारे अंदर से भी प्रेशर लग रहा है, हमारा जो अंदर में फ्लूइड हैं या जो सेल्स हैं दे विच हैव फ्लूइड्स दे आर ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर फ्रॉम अस, मतलब इनसाइड आर बॉडी दे आर ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर आउटसाइड, मतलब आउटवर्ड ये प्रेशर लगा रहे हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बाहर से लग रहा है। तो क्या होता है कि वी ऑलवेज रिमेन अंडर बैलेंस्ड पोजीशन, इसीलिए हम एकदम बैलेंस्ड पोजीशन में रहते हैं। मतलब कि ठीक है ना, तो जो आपका नेट प्रेशर हो जाता है आपकी बॉडी पे वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब कि आपकी जो कंडीशन रहेगी अंडर नॉर्मल कंडीशन, आपका जो नेट प्रेशर रहेगा, नेट प्रेशर ऑफ आवर बॉडी विल बी ज़ीरो, क्योंकि बैलेंस हो जाती है ना पोजीशन। फिर बीच में सब्सक्राइब करना ना भूलें हाँ, बीच में आ गया। अब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट रिड्यूसेस एज वी गो एट द हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक रिड्यूस होता चला जाता है। सिंस एयर बिकम्स लेस डेंस द एयर प्रेशर एट द हाइट एट विच जेट प्लान्स इज़ वेरी लो। जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो हमें जो डेंसिटी मिलती है एयर की वो धीरे धीरे लेस डेंसर होते चले जाते हैं। तो एयर प्रेशर जो होगा हाइट पे वो कम हो जाता है, और जेट प्लान्स वगैरह बहुत आराम से फ्लाई कर पाते हैं। At such heights, the pressure exerted by the blood in our body is much higher than the outside pressure. जो अंदर से हमारा प्रेशर लग रहा होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, और हमारी बॉडी में उस समय क्या होता है जब हम इस तरीके की हाइट पे जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड प्रेशर, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है।
ठीक है, हमारी बॉडी का प्रेशर उस समय ज़्यादा लग रहा होता है, जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, हमारे नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अगर हम ऊपर की तरफ ऊपर में चढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए एवरेस्ट वगैरह पे, कहीं पे भी पहाड़ों पे चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू ब्रीथ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती हैं हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो जो हमारी एयर क्या होगा, वो धीरे धीरे उन डेंसिटी में कमी आती जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर विल बी डिक्रीज। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस और द एयर इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू ब्रीथ, ठीक है। इसकी वजह से हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है कभी कभार, ठीक है। दैट इज़ वाई इनसाइड प्रेशर इन एन एरोप्लेन इज़ मेंटेन्ड एट अ नॉर्मल ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या है कि जब हम फाउंटेन पेन क्या होती है, लीक कर जाती है जब हम हायर लेवल पे जाते हैं, फाउंटेन पेन वगैरह जो इंक जिसमें भरी रहती है, बिकॉज जो एयर प्रेशर रहता है इनसाइड द इंक ट्यूब के अंदर में जो प्रेशर रहता है, हायर ऑल्टीट्यूड में जाने पर क्या होता है ना, क्या होता है, एयर प्रेशर आउटसाइड का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ज़्यादा नहीं, वो कम होता है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अगर हमने फाउंटेन पेन लिया है तो जो एयर प्रेशर रहेगा इनसाइड द इंक ट्यूब वो क्या रहेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा और बाहर से कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एयर प्रेशर क्या लग रहा है, एयर प्रेशर हमारा क्या है, बाहर की तरफ से हमें कम लग रहा है, जिसकी वजह से हमें लीक, मतलब हम पेन जो है वो लीक कर जाती है, ठीक है, क्योंकि अंदर आप कह सकते हैं बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लीकेज देखने को मिलती है, क्योंकि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर भी वही बताया गया है, व्हेन वी ब्रीथ आवर रिब्स मूव आउटवर्ड इन अ डायफ्राग्राम मूव्स डाउनवर्ड। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, आप अपनी रिब्स को देखिए, जो ऐसे करके रिब्स हैं 24 आपकी, ठीक है, आप रिब्स को देखिए, आपका जो डायफ्राग्राम है आप देखेंगे कि हल्का सा वो आप ब्रीथ करिए, अचानक से डायफ्राग्राम आपका मूव करता है आउटवर्ड इनवर्ड, इस तरीके से मतलब ऊपर नीचे आपका क्या करेगा, वो मूव करता रहता है, ठीक है। अब क्या है, ये जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का, इट इंक्रीजेस एंड एयर इनसाइड इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज स्पेस, ठीक है। जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम क्या करता है, फिर इंक्रीज़ करता है, चेस्ट कैविटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, जैसे ही हम एयर को ब्रीद इन करेंगे, फिर जैसे जैसे बाहर की तरफ उसको एक्सेल करते जाएंगे, वो क्या करती जाएगी, वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम जैसे आप अपने एयर को इनहेल किया, वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट क्या करता है, इंक्रीज़ होता है, एंड द एयर इनसाइड द स्प्रेड ऑल ओवर द स्पेस, पूरी जगह फैल जाती है, एंड दिस रिड्यूसेस द प्रेशर इनसाइड, अंदर का प्रेशर क्या करता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से जो एयर का प्रेशर आउटसाइड है, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, वो ज़्यादा हो जाता है, एंड इट पुशेस द एयर इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से ये जो एयर है वो पुश करता है ताकि हमारे लंग्स में वो एयर जा सकें। बेसिकली जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ करता है, एयर पूरी जगह फैल जाती है, हमारे जो अंदर की जो प्रेशर रहेगा वो क्या करेगा, अब क्योंकि एयर पूरी जगह फैल गई हमारे बॉडी इन द सेंस कि आपके धीरे धीरे फिर वो क्या करेगी, एयर प्रेशर आउटसाइड जो हमारा एयर प्रेशर वो ज़्यादा लग रहा है, तो जिसकी वजह से वो पुश करेगी कि वो लंग्स में चली जाए, ठीक है, अंदर में जो एयर है वो लंग्स में चली जाए। अब यहाँ पर बताया क्या है कि स्टडी द प्रेशर इज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स मेटेरोलॉजिस्ट टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द वेदर। इसी की वजह से हम लोग जो प्रेडिक्शन कर पाते हैं ना कि जो अभी मैंने बताया कि शिप्स आउट ऑफ सी कैरिंग बैरोमीटर्स, जो शिप्स होती हैं वो बैरोमीटर कैरी करके ले जाती हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि स्टॉर्म वगैरह आने पा रहा है कि नहीं। स्टॉर्म आएगा तो क्या होगा, सडनली जो मर्क्यूरी होगा वो फॉल डाउन हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि स्टॉर्म या साइक्लोन आने वाला है। तो जो शिप्स वगैरह जाती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स जो सी में रहती हैं, वो बैरोमीटर कैरी करती है। इसी तरीके से जब हम एरोप्लेन्स में अगर होते हैं तो एरोप्लेन्स में कैरी किया जाता है एल्टीमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट। ये एक टाइप का डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट में ऑल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए कि सी लेवल से उसका ऑल्टीट्यूड कितना है, ठीक है।
तो कहाँ पर वो मतलब किस जगह पे किस लेयर में वो उड़ रही है आपकी जो एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ पर उसको मेजर करने के लिए होते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बैरोमीटर। ये क्या है? स्पेशल काइंड का बैरोमीटर है विच हेल्प्स देम टू मेजर द ऑल्टीट्यूड एट विच दे आर फ्लाइंग, मतलब ऑल्टीट्यूड मेजर करने के लिए कि वो कहाँ पर फ्लाई कर रही हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है, बहुत ही अच्छी चीज़ इनसाइड में, कि जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं वर्क्स बाय द रिमूविंग सम ऑफ द एयर इनसाइड इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस रिड्यूसेस द प्रेशर इनसाइड इट। जो वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ होते हैं वही जो बताई जा रही है। सो द एयर प्रेशर आउटसाइड द ग्रेटर वो ज़्यादा होता है और देन द एयर इनसाइड इट, तो जिसकी वजह से जो सामान होता है वो अंदर की तरफ पूरा का पूरा वो खींच लेता है। ठीक है, तो द एयर प्रेशर आउटसाइड द वैक्यूम क्लीनर पुशेस एयर इनटू इट। वो क्या करता है? आउटसाइड द प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो अंदर की तरफ उसको खींचता है, जिसकी वजह से जो डर्ट होती है या जो डस्ट होता है वो अंदर की तरफ खींचा चला आता है। अंदर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वैक्यूम क्लीनर में यही होता है। ठीक है, इट रिमूव सम ऑफ द एयर इनसाइड इटसेल्फ, अपनी तरफ से मतलब अंदर में जो एयर है वो निकाल देता है। दिस रिड्यूसेस द प्रेशर इनसाइड, अंदर में प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर, बाहर तो प्रेशर ज़्यादा ही है ना, बाहर प्रेशर जैसा है तो वो ज़्यादा है। तो देन द एयर प्रेशर इनसाइड इट, द एयर प्रेशर आउटसाइड द वैक्यूम क्लीनर पुशेस एयर इनटू इट, जिसकी वजह से जो डर्ट है और डस्ट है वो अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर इनसाइट में एक चीज़, बहुत अच्छी सी चीज़ बताई गई है, वो आप लोग बस सुन लीजिए। क्या है कि 300 ईयर्स अगो एक साइंटिस्ट थे ऑटो वॉन ग्यूरिक, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया है जर्मनी में विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 2 हॉलो मेटेलिक हेमिस्फेयर ले लिए थे और उसमें से एयर निकाल दी थी, वो रिमूव कर दिए थे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, और उसको एयर टाइट फिट कर दिया था। ये दोनों, ये इस तरीके से 8 हॉर्स यहाँ 8 हॉर्स यहाँ। अब ये लोग जब खींचना चालू किए उस दोनों हेमिस्फेयर को, मेटालिक हेमिस्फेयर को, ठीक है, एयर टाइट हेमिस्फेयर थी एकदम उसको। ठीक है, अब ये 16 हॉर्सेस जब एक इस तरफ एक इधर 8, जब उसको अपार्ट करने की कोशिश किए तो जो फोर्स था एयर प्रेशर का वो इतना ज़्यादा था कि ये लोग उसको अलग नहीं कर पाए। बस यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक, सो हेयर वी हैव completed this chapter. So please do not forget to like, subscribe and share my channel. Please subscribe my channel. See you in the next video with a new chapter. Please stay tuned with me. Please do a subscription. Okay, so see you in the next video. Thank you.